संगीत विरासत में यूं तो बहुत लोगों को मिलता है, पर हमारे परिवार में एक साख रही है, क्योंकि मेरे दादाजी जो थे वो संगीत के अध्यापक रहे थे कि एक जुनून, एक शिद्दत, एक डेडिकेशन। अगर किसी चीज़ को पकड़ लूं कि सोचती हूँ कि ये कर दूं, तो वो नहीं होता, तब तक पीछे पड़ जाती। सुर, लय और ताल, मृदंग जब किसी एक चीज में समा जाते हैं तो शायद उसका नाम पूजा राठौड़ होता है। सारेगामापा विनर और वॉइस ऑफ राजस्थान पूजा राठौड़ आज आपसे रूबरू होंगी। हमारा उद्देश्य यानी कि सनराइजिंग सिनेविजन एकेडमी एंड प्रोडक्शन हाउस यानी कि सनराइजिंग सिनेविजन एकेडमी एंड प्रोडक्शन हाउस का पर्पज भी यही है कि ऐसी शख्सियत आपके सामने आए जो आपको बहुत कुछ दे सके। जी हाँ, पूजा राठौड़ जिनकी आवाज़ दिल में समाती है, एक ऐसी आवाज़ जिसको सुनने के बाद शायद आप खो जाते हैं। तो पूजा राठौड़ जी आज हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। पूजा जी नमस्कार सर। जरा आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आपका जन्म कहाँ हुआ और किस प्रकार से आपने ये जर्नी की शुरुआत करी? सभी जो दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको सभी को नमस्कार कहती हूँ। सर, मेरी जर्नी पूछ रहे हैं। मैं जयपुर राजस्थान में जन्मी हूँ। ये मेरी जन्मभूमि है और यहीं पर संगीत मुझे विरासत में मिला। मेरे फादर श्री गोपाल सिंह राठौड़ जो कि मेरे गुरु हैं, बचपन से 4 साल की उम्र से मेरे पापा ने मुझे गाना सिखाना शुरू किया और मैं यहाँ तक धीरे धीरे पहुँच पाई हूँ। चीज़ें बताने के लिए बहुत है, जैसे आप मेरे से पूछेंगे मैं बताती जाऊँगी। ईश्वर की कृपा से मुझे संगीत विरासत में मिल रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। यहीं से शुरुआत करते हैं। आप जरा अपनी संगीत की जो विरासत है उसके बारे में बताइए। सर, संगीत विरासत में यूं तो बहुत लोगों को मिलता है, पर हमारे परिवार में एक साख रही है, क्योंकि मेरे दादाजी जो थे वो संगीत के अध्यापक रहे थे और उनसे ही मेरे फादर को संगीत मिला। मेरी बुआ म्यूज़िक की लेक्चरर यूनिवर्सिटी में रही, राजस्थान यूनिवर्सिटी में, और धीरे धीरे जब मैं छोटी थी तब मेरे फादर ने ये देखा कि मैं बहुत तन्मयता से गा रही हूँ बिना सीखे ही, तो पापा ने मेरे को कंटिन्यूटी में रेगुलरली संगीत सिखाना शुरू किया जी। और बचपन से आज तक मैंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं पापा की सिखाई से, गज़ल, भजन। और फिर धीरे धीरे मैंने, जब मैं 11th में आई, संगीत मैंने इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक लिया, BA म्यूज़िक में किया, MA म्यूज़िक में किया, PhD किया। इस तरह से संगीत में पापा से लगातार सीखती हुई, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सीखती हुई आगे बढ़ती रही। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक भी आपने पापा से सीखा है? सर, ये एक शिक्षा है जो हमारे ग्रेजुएशंस और वोकल्स में स्कूल्स कॉलेजेस में होता है, वो लिया है। बाकी मैंने फादर से अपना लाइट म्यूज़िक बचपन से सीखा है, गज़लें, भजन, ये सब चीज़ें, ठुमरी। कुछ पहले अवार्ड की आपको कुछ झलक याद है जो आपको पहला अवार्ड मिला हो, जिसने आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया हो? सर, अगर मैं बात करूं तो अवार्ड्स बहुत सारे हैं, लेकिन वो पहला अवार्ड जो मेमोरी में रहता है मुझे 4 साल की उम्र में ही मिला, क्योंकि मेरे फादर जो थे वैसे CID पुलिस ऑफिसर रिटायर हुए हैं और लेकिन उन्हें गाने का बहुत शौक था। तबला भी वो प्ले करते थे हिदायत खान साहब से। ये बहुत कॉम्बिनेशन है, एक पुलिस वाला। यस, ऑफ कोर्स। और बिल्कुल उनको बहुत शौक था, तो वो अपने आफ्टर जो उनका जॉब था उसके बाद वो हिदायत खान साहब से तबले की ट्रेनिंग भी लेते थे, गाने की ट्रेनिंग भी लेते थे। तो वो शौकिया एक सुरसंगम कंपटीशन हुआ करता था 1985 सुरसंगम, जो बहुत बड़ा कंपटीशन होता था ऑल इंडिया लेवल का, हमारे जयपुर में ही रविंद्र मंच पर। तो मेरे फादर वहाँ शौकिया तबला बजाने जाते थे आफ्टर जॉब। तो पापा ने मुझे भी कहा कि भाई तुम चलोगी? मैंने कहा हाँ। और उस समय मैं 4 साल की थी, 84 की बात है, ये 4.5 इस तरह सा था। तो मेरे फादर मुझे लेकर गए, तो मैं वहाँ उनके साथ में गई थी। फादर तो तबला बजा रहे थे और फिर उसके बाद में मैं पीछे पापा के पड़ गई कि मेरे को भी गाना है। तो पापा बोले तू बहुत छोटी है, कंपटीशन में गा नहीं सकते हैं, अभी सब बड़े बड़े लोग गा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं गाऊंगी। तो उस समय सौतन फिल्म चल रही थी जिसमें वो गाना था, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है।
तो मेरे को वो याद था क्योंकि घर पे वो बजता रहता था। तो पापा ने बोला, उनसे रिक्वेस्ट की, वहाँ पर निकाह फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर रवि, छाया गांगुली, पिनाज मसानी और जयदेव जी, संगीतकार जयदेव जजमेंट के लिए आए हुए थे। बहुत बड़े नाम है। तो 5 मिनट के लिए उन्होंने बोला कि जजमेंट का जितना टाइम है इस बच्ची को गाने देते हैं। तो मैंने गाया और वो इतनी तन्मयता से सुनाया कि सारे हॉल में बहुत खचाखच तालियां। कौन सा आपने कौन सी लाइनें गुनगुनाई? शायद मेरी शादी अच्छा, वही वाला। तो मेरा फर्स्ट गाना था और तब जयदेव साहब ने, छाया गांगुली, तो यहाँ भी गुनगुनाती थी। निकाह फिल्म के डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर रवि जी, इन सब ने मेरे को किसेस की, छोटी सी बच्ची समझ के प्यार किया। वो फोटोग्राफ्स अभी भी हैं। और उसके बाद उस दिन पापा इतने खुश हो गए कि घर आके बोले, तेरे को इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, मैं तेरे को इसी में सिखाऊंगा। और उसके बाद मेरे पापा ने मेरी विधिवत तालीम शुरू कर दी। ये बड़ी बात है कि जिन हाथों में हथियार रहता है, डंडा रहता है, उन हाथों में संगीत भी हो। ये बड़ी मुश्किल से चीज़ें मिलती हैं। अब मैंने आपसे कहा कि जो आपकी मंच की पहले 2 लाइनें हैं वो तो हमें गुनगुना के आप जरूर बताइए। सर ये तो बहुत ऐसा सॉन्ग है कि वो बचपन में गाया था जी। मैं फिर से गा देती हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। क्या बात है, क्या बात है। आपकी मेमोरियाँ भी कुछ रिलीज हुई होंगी इसके बाद। यस, ऑफ कोर्स। बिल्कुल। अब एक दूसरे सेगमेंट की शुरुआत करते हैं, सारेगामापा। यस। बहुत नाम हुआ था आपका राजस्थान में। इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? आप सारेगामापा विनर रह चुकी हैं, बहुत लोगों को उसके बाद राजस्थान में इंस्पायरेशन मिली थी। कैसे हुई सफ़र की शुरुआत? देखिए, आजकल तो बहुत रियलिटी शो आ गए, इंडियन आइडल भी आ हाँ, गया है, वॉइस ऑफ इंडिया भी है। पर उस समय जी पर सिर्फ एक ही हमारा वॉइसेस के लिए, हमारे सिंगर्स के लिए एक ही कंपटीशन हुआ करता था, सारेगामापा। उस समय शान होस्ट करते थे। उससे पहले सोनू निगम होस्ट करते थे। तो मैं 2 बार सारेगामापा में विनर रही हूँ। सबसे पहले 96 में जब सोनू निगम एंकरिंग किया करते थे, तो मेरा बिल्कुल शॉर्ट टर्म में सबसे छोटे कैडर में हुआ था। तब मैं 16 इयर्स ओल्ड थी और सबसे लास्ट कैंडिडेट में मेरा नाम आया था और पूरे राजस्थान से सिर्फ मेरा ही सिलेक्शन हुआ था और मैंने गाया और मैं विनर रही। उसके बाद 96 के बाद दोबारा मुझे चांस मिला 2003 में। तब शान एंकरिंग करते थे। तब फिर से मैं सारेगामापा में गई और तब भी मैं विनर रही। बट मैं जयपुर में नहीं छोड़ा, मैं बॉम्बे कंटिन्यूटी में रही। जयपुर से आपने अपना अटैचमेंट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यस। तो कैसा जनरी रहा? आपको लगता है कि जिस तरह से म्यूजिक इंडस्ट्री में बताया जाता है कि बहुत कुछ वहाँ पार्शलिटी भी होती है इस तरह के शोज में, या उस समय सब सही था, अब ऐसा कुछ होने लगा है? सर, उस समय फेयर जजमेंट था। आजकल तो रियलिटी शोज में एक गाने को बहुत सारी प्रैक्टिसेस करवाई जाती है। तब एक सिंगर बहुत बार उसको गा के रियाज करके फिर वो गाना होता है। पहले ऐसे नहीं होता था। ऑन द स्टेज आपको गाना दिया जाता था कि ये गाना गाना है और फिर तुरंत वो गाना गाया जाता था। आपका टैलेंट उसी समय सामने आता yes, था। कोई उसमें आपको एक्सरसाइज वगैरह। देखिए, आजकल तो क्या है, परफॉर्मेंसेस पे जोर है। आजकल वो भी हो गया है, मोबाइल का, स्मार्टफोन का जमाना आने से। उस समय स्मार्टफोन कहाँ थे? बिल्कुल। तो उस समय जो गायकी थी, उस समय जो कंपटीशन था वो फेयर जजमेंट था। अभी तो केवल लोग रियलिटी शो चला रहे हैं कि परफॉर्मेंसेस, एक गाने को बहुत बार गवा करके फिर उसकी परफॉर्मेंस होती है ताकि वो लोगों का वो कर सके। वो कंपटीशन फेयर नहीं है, ये मैं सच में कहूँगी क्योंकि मैंने खुद देखा है। तो 1996 में जो सारेगामापा, तब तो स्मार्टफोन ही नहीं थे। 96 में 2003 तक स्मार्टफोन नहीं थे। हम फर्स्ट टाइम जब आप विनर रही, हम उसकी भी 2 लाइनें सुनना चाहेंगे जो आपका लास्ट गाना था। और उसके बाद 2003 में जब आप रहे तो उसकी भी जो 2 लाइनें वो जरूर हमें गुनगुना कर बताएं। ये जो आप अभी बताएंगे वो 1996 में थे। ठीक है। 96 में मैंने अभिमान का एक गाना, वैसे तो गाने क्योंकि राउंड्स होते हैं तो 4, 5, 7 गाने होते हैं, लेकिन एक गाना जो था जो मुझे बहुत पसंद था, मैं तानपुरा लगा सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वो राग पीलू में था और फिल्म अभिमान से था।
किनारे हेराए आई कंगना, नदिया किनारे हेराए आई कंगना। बहुत खूब, बहुत खूब। इस तरह के जब पॉडकास्ट होते हैं ना तो सब लोग, पूरी टीम इसका बड़ा एंजॉय करती है, ये सबसे अच्छी बात है। यस। और अब 2003 का भी हमें बताइए। अच्छा जी। अब देखिए यहाँ पर आते आते 90s आ गए थे, है ना। तो 90s के गाने बहुत थे। मेरा जो फेवरेट सॉन्ग था उसमें एक गाना था जो मुझे बहुत पसंद था। एक फिल्म आई थी साज, साज जिसमें जाकिर हुसैन साहब का म्यूजिक था, और उसमें कविता कृष्णमूर्ति ने बहुत सारे गाने गाए थे। और ये गाना मैंने बहुत दिल से गाया था और मुझे आज भी वो गाना पसंद है। जनरली लोग उसको सुनते नहीं हैं, लेकिन उसमें इतनी खूबसूरती है कि आप सोच भी नहीं सकते। कमाल गाना है। वो सुनाइए। रात ढलने लगी बुझ गए दिए, रात ढलने लगी बुझ गए हैं दिए। बहुत खूब, बहुत खूब। राह तकते हैं हम जाने किस के लिए, रात ढलने लगी बुझ गए हैं दिए। राह तकते हैं हम जाने किस के लिए, दूर तक अब कोई संगी साथी नहीं, दूर तक अब कोई संगी साथी नहीं, कोई दीपक नहीं, कोई बाती नहीं। क्या कहे जिंदगी ये बताती नहीं, हम जो इस शहर है कोई कब तक पिए। राह तकते हैं हम जाने किस के लिए। बहुत खूब, बहुत खूब। जो 1996 और 2003 में जिन्होंने आपको सुना होगा बहुत खुश हो रहे होंगे, बहुत रिलेट अपने आप को कर रहे होंगे। आजकल रियाज की आवाज़ आपको उस ऑरा में लेकर जाती है। बहुत बहुत कम लोगों की आवाज़ ऐसी होती है। और एक वुमेन होने के नाते आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं कि आपने इसको एक एंटरप्रेन्योर वुमेन के रूप में आप यहाँ भी हैं, आप मुंबई में भी हैं, आप यहाँ सबसे ज़्यादा बिजी आर्टिस्ट में हैं, तो किस प्रकार से चीज़ों को आप मैनेज करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ईश्वर का आशीर्वाद जी, जिस पर हो जाता है कि ये आर्टिस्ट बनना है, वो अपने आप ही ईश्वर उस सिचुएशंस को क्रिएट कर देते हैं कि वो आर्टिस्ट मैनेज कर लेता है। वो ऊपर से शक्ति देता है। फिर माता पिता का आशीर्वाद, मुझे तो संगीत विरासत में मिला है, तो पिता का भरपूर सहयोग, माता का, मम्मी का, पापा का, दोनों का इतना आशीर्वाद मिला है कि वो मैनेजेबल होने के लिए सबसे फर्स्ट थिंग है। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है इंसान का खुद का जुनून और जज्बात, क्रिएशन, चाह, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर इंसान सोचे कि मैं एक दिन में 10 काम कर सकता हूँ और उसके अंदर उस चीज़ के लिए आग है, तड़प है, जुनून है, पैशन है, तो वो सब कर सकता है। आपने भी ऐसे करके दिखाया? यस, 100%। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ आ जाती हैं तो आप उस समय थोड़ा सा ढीला महसूस करते हो, थक जाते हो, टायर्ड फील करते हो, लेकिन ये शरीर की ताकत जो होती है ये भी टूट जाती है मन की ताकत के ऊपर। ये मैंने खुद महसूस किया है कई बार। तो पूजा राठौड़ को अगर आप एक सेंटेंस में डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? एक सेंटेंस।
ये तो मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात नहीं, है। मियाँ मिट्ठू वाली नहीं, आप में क्वालिटी है और हमने सब देखा है। और अभी जो रूबरू हो रहे हैं हमारे लोग, वो जरूर देख रहे होंगे कि किस प्रकार से हमें जो भी क्वालिटी है। तो एक सेंटेंस में कैसे डिफाइन करेंगी पूजा राठौड़ खुद को? आप गा के भी सुना सकते हैं। देखिए, अपने बारे में ये कहना और खुद की तारीफ करना बड़ा नहीं, आप अजीब लगता है। नहीं, तारीफ नहीं है, आपके अंदर जो क्वालिटी है आप बताएं। सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि एक जुनून, एक शिद्दत, एक डेडिकेशन, अगर किसी चीज़ को पकड़ लूँ कि सोचती हूँ कि ये कर दूँ, तो वो नहीं होता, तब तक पीछे पड़ जाती हूँ। फिर भगवान अपने आप कहते हैं कि अब तो देना पड़ेगा। बहुत को, बहुत को। तो अब कुछ फिल्मों में भी आपने कोई गाना गाया है या कुछ अपने सीरियल्स में आवाज़ दी हो? देखिए, बहुत सारी फिल्म्स में, भोजपुरी में प्लेबैक किया, सीरियल्स में किया। रविंद्र जैन साहब ने मुझे बहुत गवाया, जय माँ दुर्गा में श्लोक, क्योंकि मेरा डेडिकेशन पहले भजन में बहुत था। अभी मैं बॉलीवुड ज़्यादा शोज़ भी करने लगी हूँ, पहले मैं केवल भजन ही कॉन्सेप्ट करती थी। तो रविंद्र जैन साहब के साथ मैंने काफ़ी सारे सीरियल्स में गाया, क्योंकि उनके काफ़ी सारे सीरियल बनते थे स्टार प्लस पर। भोजपुरी फिल्म्स में गाया, बट अभी तक मुझे एक बड़ी फिल्म का वायरल सॉन्ग नहीं मिला है। गाए बहुत, कई रिलीज़ हुए, कई नहीं हुए। इस बीच हमने अपना वुडनोट प्रोडक्शन पे, अपने चैनल्स पे काफ़ी सारे गाने, एल्बम्स निकाले जो हिट भी रहे, अच्छे रहे। तो प्रयास एक जर्नी है एक आर्टिस्ट की, जो शायद मुझे लगता है कि मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आर्टिस्ट फिर वो आर्टिस्ट ही बन जाता है शायद से। परफेक्टली अगर कोई म्यूजिक लाइन में आना चाहता है, खासतौर से अगर कोई फीमेल पर्सनालिटी आनी चाहती है, तो कुछ ऐसे सजेशंस आप उन्हें दे सकते हैं जिनसे उनके पैर अच्छी तरह इस इंडस्ट्री में जमे और वो अच्छी तरह सरवाइव कर सकें इसमें? देखिए, मैं आज के युवा माहौल को, जो यंगस्टर है, उन्हें एक चीज़ कहना चाहती हूँ जी, कि हम बहुत कुछ जल्दी पाना चाहते हैं। जल्दी का जो सफ़र है वो बहुत ख़तरनाक है, आप गिर सकते हो। लेकिन देखते हैं ना लोग कि जो सामने वाला है वो बहुत जल्दी फेमस हो गया है, तो अपने आप को थोड़ा रोकना मुश्किल होता है उसमें। वो जो फेमस हो जाता है वो प्रभु की अनन्य कृपा से हो सकता है, पिछले जन्म का कोई एक कर्म उसके पास आ गया हो, जिसके कारण वो उस समय विनर बन गया हो। जी, वो भी बाद में सीखने के लिए हमारे पास आता है कि बिल्कुल, मुझे सीखना है, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग में गा ही नहीं पा रहा हूँ। तो मैं आज के यंगस्टर से कहूँगी कि संगीत, आपने केवल फीमेल के लिए सवाल किया, मैं दोनों के लिए कहूँगी कि अपने पैर जमाने के लिए लर्निंग स्किल्स को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सीखना बहुत ज़रूरी है, उससे हमारे पैर जमे रहते हैं, और हम जब सीख कर कुछ करते हैं तो उसमें एक दम होता है। बिल्कुल। अगर आप बिना सीखे ही जल्दी से बस देख देख के भाई कर लिया, दिख रहे हैं, दिखता हुआ कुछ दिन के लिए बिक सकता है, लेकिन सीखा हुआ हमेशा बिकेगा। हमेशा। हमें ये एक बड़ी बात है जो आजकल मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन आपके जैसे कुछ लोग हैं जो इस कॉन्सेप्ट को जमाए हुए हैं। फिल्म इंडस्ट्री में आज जो गायिका हैं जिनका एक बड़ा नाम है, कुछ उनके साथ आपका कोलैबोरेशन रहा है, मिले हैं आप उनसे? श्रेया घोषाल से श्रेया घोषाल या फिर अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक? देखिए, सुनिधि और श्रेया तो मेरे साथ ही हैं। वो बात अलग है कि आज उनके पास वो भी सारेगामा, यस, वो आज उनके पास आईफा अवार्ड है और मेरे पास नहीं है। तो मैं यही कहूंगी कि बहुत सारी चीजें जो उनके पास नहीं होंगी मेरे पास होंगी। बिल्कुल, क्योंकि ये सबकी अपनी एक जर्नी है, और मेरी जिंदगी में तो ये चीज आ भी सकती है, लेकिन जो मैंने किया है वो लोग पा नहीं सकते। लेकिन जो फीमेल जितनी है, जैसे साधना सरगम है, पूर्णिमा जी हैं, कविता कृष्णमूर्ति हैं, और अनुराधा पौडवाल है, मैं सबसे मिल चुकी हूँ। उदित नारायण जी से मिल चुकी हूँ। इवन हमारे मोहम्मद अजीज, उनके साथ में डुएट्स गा चुकी हूँ। बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, तो इनसे कोलैबोरेशन मेरा रहा है। बहुत सारे अच्छे सिंगर्स हैं, विनोद राठौड़ जी, रूप कुमार राठौड़ जी, तो मतलब बहुत मैक्सिमम सिंगर्स से मैं मेरे रूबरू हो चुकी हूँ। श्रेया और सुनिधि आज के एस्टेब्लिश सिंगर हैं। हाँ। कुछ खास क्वालिटी है जो आप देखते हैं श्रेया में, कुछ देखते हो कि श्रेया में ये चीज़ अच्छी है, सुनिधि में ये चीज़ अच्छी है? श्रेया घोषाल जो हैं वो बहुत उन्होंने भी क्लासिकल सीखा है, सुनिधि ने भी सीखा है।
श्रेया के अंदर वॉइस क्वालिटी की जो पावर है वो एक अलग शिद्दत से उनका, और सुनिधि का परफॉर्मेंस स्टाइल है Performance. जो ये आज के यंगस्टर्स को पसंद आता है, वो कुछ अलग हटके है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, बाकी अपनी अपनी जगह दोनों की ही गायकी अलग है। श्रेया का मेलोडी परफॉर्मेंस है और सुनिधि का जो है वो एक रॉक स्टाइल है, तो वो दोनों थोड़ा फर्क है, लेकिन दोनों ही अच्छी गायिकाएं हैं। और दोनों मेरा काफी सारे कॉम्पिटिशंस भी रहा है उनका छोटे बचपन में। जब हम छोटे थे तो सुरसंगम में ही हमने दिल्ली में फाइट किया था, और मैंने कई बार सुनिधि को एक दो बार सेकंड भी आई है वो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जर्नी है, डिफरेंट जर्नी ऑफ द थीम्स के लोग कहाँ पहुँचते हैं, कैसे पहुँचते हैं। और मैंने आपसे कहा ईश्वर का आशीर्वाद, तो ईश्वर आपकी जर्नी, अभी मैं कह रही थी कि हम जहाँ बैठे हैं वहाँ हम कब कैसे पहुँच जाते हैं हमें पता ही नहीं लगता। ऐसे ही सबकी अपनी अपनी एक जर्नी है, जिसके रास्ते मेरे को ईश्वर को जैसे जैसे आगे बढ़ाना था वो वैसे वैसे आगे बढ़ा रहा है, सुनिधि को जैसे बढ़ाना था उसे आगे बढ़ा रहा है, श्रेया को जैसे बढ़ाना था वैसे आगे बढ़ा रहा है। तो सबकी अपनी एक जर्नी है, अपनी जगह वो बहुत अच्छी गायिका है, सिंगर है, आगे बढ़ रहे हैं। वॉइस ऑफ राजस्थान एक बड़ा नाम था, और उसके बाद जिस तरीके से आप वॉइस ऑफ राजस्थान बनी, तो उस जर्नी के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। वॉइस ऑफ राजस्थान एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था जो कि दैनिक भास्कर और एयरटेल ने स्पॉन्सर्ड किया था, और इसमें 35,000 लोगों ने भाग लिया था। और पूरे राजस्थान से पहले 15 लोग सेलेक्ट हुए थे फॉर द बाय। अलग अलग बार बार कॉम्पिटिशन्स हुए राउंड्स के थ्रू। उसके बाद 15 में से 9 हुए, 9 में से 7 हुए, और फिर 7 का कंपटीशन यहीं पर जयपुर में अपने चित्रकूट स्टेडियम में हुआ। उस दिन मेरा गला काफ़ी, क्योंकि विंटर्स के दिन थे, दिसंबर का, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, लेकिन वो ही मैं आपको एक अनूठा एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि उस दिन गला बहुत ख़राब था, क्योंकि सर्दी बहुत पड़ रही थी और ओपन में वो कंपटीशन था। तो मुझे लग रहा था कि आज तो मैं कुछ गा भी नहीं पाऊंगी। वो ईश्वर का जो मैं आपको मिरेकल बता रही हूँ कि ईश्वर को जहाँ पहुँचाना होता है जिसको वो पहुँचा देता है। हम मेहनत करते हैं, फिर भी एक लास्ट डिसीजन ईश्वर का होता है। तो हम लोग जब गा रहे थे तो मेरे फादर ने बोला कि ये एक मुलटी का पान है, ये चबा ले, थोड़ा खांसी नहीं आएगी। वो कंटिन्यू खांसी आ रही थी। फिर मैंने वो खाया और मैं गई, और वो उस दिन जो मेरी परफॉर्मेंस थी वो ऐसी परफॉर्मेंस थी कि मुझे ये लग रहा था कि कोई शक्ति है जो मुझसे गवा रही है, जो फोर्स कर रही है आपको, आपके साथ है, आपके साथ है। क्योंकि मैं नहीं थी उस समय। मैं स्टेज पे उस समय जजमेंट पे हमारे कौन सा सॉन्ग आपने किया था उस दिन? सॉन्ग इसके बहाने हम भी कुछ आवाजें सुन लेते हैं यहाँ पर अच्छी अच्छी। उस दिन मैंने एक देवदास का था, काहे छेड़ छेड़, और उन्होंने लास्ट स्टेज पे बताया, उन्होंने ये कहा था कि देखिए यहाँ कुछ ऐसा सुनाइए, क्योंकि वहाँ जजमेंट पे आए हुए थे सारेगामापा के संतोष जी और हमारे केसी मालू साहब जो राजस्थान का एक नाम है, और हंसराज हंस थे और मिका थे सामने। ये कॉम्पिटिशन्स में फाइनल जजमेंट के लिए आए हुए थे, और इस तरह तो उन्होंने मुझे बोला कि देखिए क्लासिकल तो आप गाते हो, लेकिन हमको है ना कुछ ऐसा चाहिए कि क्लासिकल गाने के बाद कुछ ऐसा जो लोगों को एंजॉय कराए। तो उनको ये लग रहा था भी ये तो क्लासिकल ही गाती हैं, कुछ वैसे नहीं गाती होंगी। तो वो जोड़ के गाना था, जजमेंट ये था कि भी जोड़ना है बिल्कुल एक गाने के बाद, जस्ट लाइक वो एकदम डिफरेंट मूड। ये राग बसंत है। सा सा ग म ध रे सा सा नि ध प म ग रे सा। काहे छेड़ छेड़ मोहे गरबा लगाए, काहे छेड़ छेड़ मोहे गरबा लगाए, काहे
श्याम मानत नाही, बिंदा श्याम मानत नाही। कासे कहूँ मैं अपने जिया की सुनत नाही माई, काहे छेड़ छेड़ मोहे। बहुत खूब, बहुत खूब। कुछ ऐसे पॉडकास्ट होते हैं जिन्हें शायद हमें समाप्त करने का मन नहीं करता। सुर, लय और ताल, ये शायद ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा होती है जो कभी नहीं समाप्त होती है। हम भी नहीं समाप्त करना चाहते, लेकिन पूजा राठौड़ जी जो एक शख्सियत हैं, एक एंटरप्रेनर भी हैं, लोगों को बहुत अच्छे मैसेज भी देते हैं। अभी हम इस पॉडकास्ट को यहाँ समाप्त करते हैं, लेकिन पूजा जी के साथ हमारी ये श्रृंखला जारी रहेगी। फिर दोबारा कहना चाहूँगा, सुर, लय और ताल, साथ में पूजा राठौड़ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले हमारे लोगों को मैसेज भी आप 2 लाइन में दी। आज ये शब्दों का कम और संगीत का पॉडकास्ट ज़्यादा होगा। आपके मन में है जो आप हमें मैसेज दीजिए गाने के माध्यम से। ये तो बड़ा एक अजीब वाली बात है कि मैं मैसेज दूं गाने के माध्यम से और सभी लोगों को। हाँ, सभी लोगों को दीजिए। नहीं, आपको एक्सपीरियंस, आपको भी तो एक्सपीरियंस मिलनी चाहिए ना यहाँ पॉडकास्ट में। अच्छा, कुछ आप मैसेज दें, क्योंकि अभी आपने देखिए, होता ही है कि जब भी हम किसी ऐसी शख्सियत से मिलते हैं जिन्होंने कुछ मकाम बनाया है, जिनसे आप इंस्पायर हो सकते हैं, वो शख्सियतें किस प्रकार से अपना काम करती हैं, कितना स्ट्रगल करती हैं, उस सर्वाइव के बाद उस मकाम को बनाकर भी रखती हैं। ऐसी एक शख्सियत पूजा राठौड़ जी भी हैं जिनसे हमने आपको मिलाया है। और मैं फिर इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका मैसेज भी अगर 2 लाइनों में हो तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। आप सभी के लिए एक मैसेज है, ज़िंदगी यूं ही चलती रहेगी। बस आप सबसे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, कभी भी किसी भी चीज़ में डिप्रेस ना हो, हताश ना हो, और इस गाने को, इन शब्दों को याद कर लें जो मैं आपको बोल रही हूँ। रास्ते भागे पाव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और ही मांगे। रास्ते भागे पाव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और ही मांगे। क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए वही ले जाए जहाँ बेसब्रियाँ, 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 बेसब्रियाँ। शुक्रिया। थैंक यू। ना जिंदगी रुकेगी, ना हमारे पॉडकास्ट रुकेंगे। आपसे मुलाकात करते रहेंगे और साथ ही साथ आपको बताते भी रहेंगे कि जो शख्सियतें आपसे मिलती हैं वो आपके ऊपर कितना असर डालती हैं। नमस्कार।